रीजनल पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से हैं। आज हम नए सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डिजाइन एंड ड्राइंग। कि इलेक्ट्रिक डिजाइन एंड ड्राइंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा अपन ने सेकेंड ईयर की क्लास में, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। सेकेंड ईयर में अपन ने मशीन का पूरा पोर्शन पढ़ा था कि जितनी भी मशीनरी होती है वो वर्क कैसे करती है, डीसी के रिलेटेड पढ़ा था। अब अपन इसके अंदर थर्ड ईयर के अंदर वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स है, यानी उन मशीन्स को बनाया कैसे जाता है, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी सब्जेक्ट के आगे का पार्ट है। जितनी भी मशीनरी डिजाइन की जाती हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डिजाइन एंड ड्राइंग सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर 304 सब्जेक्ट कोड है इसका। एक तो अगर अपन बीटीआर एग्जाम के हिसाब से बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसका पेपर पैटर्न जो अपन पुराने पेपर्स देखें वो सेम ही है। इस बार भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे अदर सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बाकी 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट में कंप्लीट 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि ट्रांसफॉर्मर डिजाइन का अपन को यहाँ पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें ट्रांसफॉर्मर है क्या। देखिए, अपना चैप्टर है परिणामित्र अभिकल्पना यानी ट्रांसफॉर्मर डिजाइन। अब बात करें ट्रांसफॉर्मर है क्या, कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का प्रयत्न करती है। इस दौरान उसके दोनों हिस्से स्थिर रहते हैं, या उसके पूरे हिस्से स्थिर रहते हैं, अपने कह सकते हैं। जैसे अपन ने कहा कि परिणामित्र एक स्थैतिक विद्युत उपकरण है जो वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का कार्य करता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कांस्टेंट आवृत्ति के ऊपर, निश्चित आवृत्ति के ऊपर। इसका जो कार्य सिद्धांत होता है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो होता है चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, एक छोटी सी बात अगर अपन यहाँ पे बताना चाहें तो एसी मशीन जो होती है उसी के ऊपर अपना ट्रांसफॉर्मर भी कार्य करता है। देखिए, मशीन जैसे ही नाम आता है अपने माइंड में, तो मशीन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करने वाली एनर्जी कन्वर्जन, यानी एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी का रूपांतरण करना। तो ट्रांसफॉर्मर भी एक मशीन है, लेकिन इसमें दोनों हिस्से या फिर इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसीलिए इसको स्टैटिक्स कहा जाता है। यानी इसके सभी हिस्से एक जगह स्थिर रहते हैं। ट्रांसफॉर्मर का सबसे मेन एडवांटेज क्या है, अभी अपन आगे पढ़े भी गए, एक बार अपन ब्रीफ में हल्का सा आइडिया लें कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड नहीं होती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अपन बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो कोयल्स होती हैं, दोनों कोयल डायरेक्टली यानी एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं, यानी उनका सीधे तौर पे विद्युत से कोई भी संबंध नहीं है। दोनों कुंडलियां एक दूसरे से मैग्नेटिकली यानी चुंबकीय तौर पे कनेक्टेड रहती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर अपन बात करें, कोई कहे कि इससे फायदा क्या है, तो देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल जो दो कोयल्स हैं ट्रांसफॉर्मर की, उनमें सीधे तौर पे विद्युत का कोई भी संबंध नहीं है। अपन कह सकते हैं कि दोनों कुंडलियां एक दूसरे से आइसोलेट हैं, यानी उनके बीच में सीधे तौर पे कोई भी विद्युत का संबंध नहीं है। अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करें। देखिए, परिणामित्र एक स्थैतिक विद्युत उपकरण है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर एसी मोटर भी कार्य करती है। अपन एसी मशीन जितनी भी हैं वो इसी सिद्धांत के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर कार्य करती हैं। यहाँ पर बात करें, देखिए इसमें अपन आगे बढ़े। यह स्थिर आवृत्ति पर समान या भिन्न वोल्टता तथा धारा पर एक परिपथ की ऊर्जा को अन्य परिपथ में रूपांतरित करने का कार्य करता है। ये अच्छा पॉइंट है। यानी ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी का किसी प्रकार कोई भी चेंजेस नहीं होता, यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज और करंट जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। वोल्टेज मेन पर्पज जो ट्रांसफॉर्मर का है
वोल्टेज चेंजेस का है, लेकिन जब वोल्टेज चेंजेस होता है तो माइनर उसमें थोड़ा बहुत करंट भी चेंज होता है। वैसे अपन ये मान के चलते हैं जनरली कि ट्रांसफॉर्मर में जो करंट है वो भी लगभग कांस्टेंट होता है। लगभग मतलब वेरी करता है, अपन उसको कांस्टेंट ना बोल के कहें कि बहुत कम इफेक्ट इफेक्ट बहुत कम डालता है, यानी लॉसेज वगैरह पे इफेक्ट होते हैं। बाकी ट्रांसफॉर्मर जिसलिए बनाया गया है उस कार्य को करने के लिए करंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए करंट को अपन ज्यादा अहमियत नहीं देंगे ट्रांसफॉर्मर में। केवल वोल्टेज है, उसका कार्य है मेन वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना, ये इसका मेन कार्य है। देखिए अपन बात करें कि एक छोटा सा अपन यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ राइटिंग में तो नहीं है, अपन जनरल बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई, मैंने माना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई 11 केवी यानी 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट, और अपने जो घर के पास में जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं वो भी 11 केवी के हैं, 11 केवी के हैं। तो अपन ये वोल्टेज बढ़ा क्यों रहे हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे तो 9th-10th का क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करें, बढ़ा क्यों रहे हैं? होता क्या है कि P इज इक्वल टू होता है VI, यानी पावर, अपन ने पावर फैक्टर में पढ़ा, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अब देखिए जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं वो लोड से काफी दूर है, ये बात फैक्ट है कि अपना जो लोड है उससे जनरेटिंग स्टेशन काफी दूर है। तो जनरेटिंग स्टेशन से जब अपन लोड तक यानी अपने घर तक जब बिजली इलेक्ट्रिसिटी को लेके आते हैं, तो अगर 11 केवी पे ही लेके आएंगे तो उसमें करंट का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान कम होगा। और अपन जानते हैं एक लॉसेज होता है आई स्क्वायर आर, उसको अपन हीट लॉसेज 10th क्लास में अपन जब पढ़ते थे तब उसको हीट के रूप में पढ़ते थे। आज अपन ने उसको नाम दे दिया है कॉपर लॉसेज। तो कॉपर लॉसेज आई स्क्वायर आर, यानी जितना आई की करंट की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही मात्रा में हानियां भी बढ़ेंगी, जितनी करंट की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही मात्रा में हानियां भी बढ़ेंगी। तो इन हानियों को कम करने के लिए अपन ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया। अपन जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, यानी पावर जो क्या है वो है कांस्टेंट, पावर में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो अपन बात करें V इंटू आई, अपन अगर V को बढ़ाएंगे तो डेफिनेट सी बात है I अपने आप रिड्यूस होगा। तो इसीलिए अपन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज को बढ़ाए तो करंट का मान कम होता गया। वोल्टेज को एक इतनी हायर लिमिट तक बढ़ा दिया कि उसमें करंट का मान क्या रह गया, लगभग नेग्लिजिबल, करंट का मान क्या रह गया, लगभग जीरो, नगण्य के बराबर हो गया। उसके कारण अपन बात करें कि उसकी जो हानियां हैं, लॉसेज है, वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इस कार्य के लिए परिणामित्र में एक बंद पटली कोर पर दो विद्युत रोधी कुंडलियां लपेटी हुई रहती हैं। तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। देखिए फिलहाल अपन समझने के लिए यहाँ पे देखें, देखिए ये है एक कोयल, ये है दूसरी कोयल। ये देखिए यहाँ पे आप साफ तौर पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी इन दोनों के बीच में देखिए दो जो लाइंस हैं ये बता रही हैं कि म्यूचुअली कपल्ड है, यानी ये मैग्नेटिक यानी चुंबकीय माध्यम से दोनों जुड़ी हुई हैं। अपन पढ़ेंगे इसको आगे कंप्लीट, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दो कोयल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल हैं, इसमें डायरेक्टली आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों कुंडलियां अलग अलग हैं, दोनों कुंडलियां अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए प्राइमरी कोयल किसे कहते हैं, जिसमें सप्लाई दी जाती है। थोड़ा सा ये भी अपन यहाँ पे क्लियर कर लें कि एक कोयल वो होती है जिसमें अपन सप्लाई देते हैं, और दूसरी कोयल, दूसरी कुंडली वह होती है जिससे अपन लोड को सप्लाई देते हैं, यानी लोड को कनेक्ट करते हैं। जिस कुंडली में लोड कनेक्ट किया जाएगा वो कहलाएगी सेकेंडरी कुंडली, और जिस कुंडली में सप्लाई दी जाएगी वो कहलाएगी प्राइमरी कुंडली। देखिए ये फैक्ट है कि टेक्निकल वे में अपन बात करें तो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। फैक्ट है कि ट्रांसफॉर्मर को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर मैं चाहूं तो इस तरफ से भी सप्लाई दे सकता हूं और मैं चाहूं तो इस तरफ से भी सप्लाई दे सकता हूँ। ये अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसलिए अपन अपने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी लेके चल रहे हैं। एक्चुअल अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में होती है स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी हाई वोल्टेज कोयल और लो वोल्टेज कोयल। यानी अगर ये स्टेप अप होगा तो जो सेकेंडरी कोयल होगी वो हाई वोल्टेज कोयल होगी, और प्राइमरी कोयल होगी वो होगी लो वोल्टेज कोयल। अगर स्टेप डाउन हुआ तो सेकेंडरी कोयल जो है वो लो वोल्टेज कोयल होगी, और प्राइमरी कोयल जो है वो होगी हाई वोल्टेज कोयल। तो इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज अपन आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर में।
ये जो कुंडलियां हैं ये एक कोड पे लिपटी हुई रहती हैं। यानी ये कोड आयरन में कुछ मिक्स स्टील मिक्स करके बनाया जाता है। अपन बात कर रहे हैं तो ये जो कोयल्स हैं कोर के ऊपर लिपटी हुई रहती हैं। आगे अपन इसका कंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ेंगे। जो कुंडली भार से जुड़ी हुई रहती है उसको सेकेंडरी, अगेन अपन रिपीट कर रहे हैं। और जो कुंडली सप्लाई से जुड़ी हुई रहती है उस कुंडली को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी कोयल। दोनों कुंडलियां यहाँ पे लिपटी हुई रहती हैं। देखिए, जब हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोयल में यानी प्राथमिक कुंडली में एसी सप्लाई देते हैं, देखिए एक अपन और हल्का सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले लें कि अपन पढ़ेंगे इसमें कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी के ऊपर कार्य नहीं करता। अगर हम ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर बना पाए जो डीसी के ऊपर वर्क करे तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की और भी जो जैसे अपन बात करें कि कभी इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाती है, कुछ टाइम तक नहीं आती है, रिमोट ग्रामीण एरिया की बात करें, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी शॉर्टेज है या फिर कुछ जगह पे है, सभी ग्रामीण एरिया में भी नहीं है, कुछ जगह पे है। तो अगर डीसी का कोई ट्रांसफॉर्मर बनाया जा सके तो वो शॉर्टेज में और अपन इम्प्रूव मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी की कमी को अपन और दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई दी गई तो ट्रांसफॉर्मर हीटअप होगा और बर्न हो जाएगा। यानी हीट बढ़ेगी और ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा? जल जाएगा, मैं ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा। ये अपन पढ़ेंगे इसमें। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे ही अपन डीसी सप्लाई देते हैं तो कुंडली के अंदर बैक ईएमएफ डीसी उत्पन्न नहीं कर पाता। यानी अपन बात करें कि उस करंट को होल्ड करने के लिए यानी उस करंट को झेलने की क्षमता डीसी उत्पन्न नहीं कर पाता। हीटअप बढ़ेगा और मेरी कोयल क्या हो जाएगी? जल जाएगी। जब अपन इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी कोयल प्राइमरी कोयल में अपन ने एसी कोई भी सप्लाई सोर्स अपन ने इसके अंदर कनेक्ट किया। सप्लाई सोर्स से देखिए यहाँ अपन जाएं, ये आई फ्लो हुआ, एक करंट आई फ्लो हुआ, आई कुंडली के अंदर गया। देखिए यहाँ राइट डाउन तो नहीं कर पाए लेकिन मैं दो रूल्स लॉ की बात करूंगा यहाँ पे, दो नियम की बात करूंगा। एक फैराडे का लॉ और एक लेंज का लॉ। एक फैराडे का लॉ और एक लेंज का लॉ। देखिए फैराडे ने क्या कहा, यहाँ राइटिंग में नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। फैराडे ने क्या कहा? यदि किसी चुंबकीय फ्लक्स के मध्य यदि किसी चुंबकीय फ्लक्स के मध्य किसी चालक को रखा जाए तो उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। यह ईएमएफ उस फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, उस फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। सेकेंडरी तक पहुंचने के लिए ये नियम काम आएगा। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। फेडरल ने क्या कहा कि यदि किसी चुंबकीय फ्लक्स के मध्य किसी चालक को रखा जाए, यानी ए कंडक्टर पुट बिटवीन दी फ्लक्स, या अपन बोल सकते हैं ए फ्लक्स क्रॉस दी कंडक्टर, स्मॉल चेंजेस इन फ्लक्स small changes in flux and in conductor a EMF will produced and EMF is proportional to changing rate of flux, changing rate of flux यानी जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है उसके समानुपाती क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न उसके अंदर होगा। हम बात करें लेंज के नियम की। लेंज ने क्या कहा कि जिसके कारण उत्पत्ति हुई उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। जैसे देखिए लेंज के नियम को अपन यहाँ पे समझें कि इस कोयल में इस करंट के कारण I1 के कारण क्या होगा? फ्लक्स उत्पन्न होगा। I1 के कारण क्या होगा? फ्लक्स उत्पन्न होगा, प्रेरण उत्पन्न होगा अपन बोलते हैं इस कुंडली में। तो ये जो फ्लक्स या प्रेरण की जो दिशा होगी वो इस करंट की दिशा के विपरीत दिशा होगी, वो इस करंट की दिशा के विपरीत दिशा होगी। अगेन लेंज का नियम अपन रिपीट करें कि लेंज ने कहा कि जिसके कारण उत्पत्ति हुई उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी इस I1 के कारण इस प्राइमरी कोइल के अंदर क्या हुआ? एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और उस फ्लक्स ने क्या किया? इसका विरोध किया। यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी? विपरीत होगी। देखिए अभी अब फिलहाल अपन यहाँ पे ये बात करें उष्मा के रूप में और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। जब अपन ने I1 फ्लो किया प्राइमरी कोइल के अंदर तो इसके अंदर क्या हुआ? उष्मा के अंदर और चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या हुआ?
उत्पन्न हुआ। चुंबकीय ऊर्जा अथवा फ्लक्स का अधिकांश भाग प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में लिंक हो जाता है। यानी यहाँ से जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो फ्लक्स कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में चला जाएगा। इसमें 2 फ्लक्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स, वह फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस उत्पन्न तो हुआ लेकिन सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाया, वह कौन सा फ्लक्स कहलाता है? लीकेज फ्लक्स। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको, ये राइटिंग में नहीं है यहाँ पे। ऐसा फ्लक्स जो प्राइमरी से उत्पन्न तो हुआ, जनरेट तो हुआ, लेकिन सेकेंडरी कोइल तक पहुंच नहीं पाया, वो फ्लक्स कौन सा कहलाता है? लीकेज फ्लक्स। जो ट्रांसफॉर्मर में साउंड उत्पन्न होता है, आप ट्रांसफॉर्मर के पास कभी भी खड़े होंगे तो आप सुनोगे ट्रांसफॉर्मर से एक हसीन नॉइज उत्पन्न होती है, वो जो आवाज है वो होती है इस लीकेज फ्लक्स के कारण। सिंगल रीजन नहीं है उस आवाज के उत्पन्न होने का, और भी लॉसेज भी उसका कारण है, लेकिन फिलहाल अपन यहाँ अगर बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स जो है लीकेज फ्लक्स है, उसके कारण उत्पन्न होता है वो साउंड। और लीकेज फ्लक्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पे इस प्राइमरी कोइल से क्या हुआ? फ्लक्स उत्पन्न हुआ और सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाया, कौन सा फ्लक्स कहलाया? लीकेज फ्लक्स। अब बात करें कि प्राइमरी से फ्लक्स प्रोड्यूस तो हुआ और सेकेंडरी तक पहुंचा, वो कौन सा फ्लक्स कहलाता है? म्यूचुअल फ्लक्स। वो कौन सा फ्लक्स पे कहलाता है? म्यूचुअल फ्लक्स। और यही म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो इन दोनों कॉइल्स को आपस में क्या करता है? बांध के रखता है, यानी पकड़ के रखता है, बांधने को जो अपन कहें पकड़ के रखता है। जैसे ही ये प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंचा, तो अपन ने बात की कि जब फ्लक्स के बीच में एक कंडक्टर आ गया, यानी फ्लक्स फ्लो कर रहा था, तरंगें फ्लो हो रही थी, बह रही थी, तो उसके बीच में अपन ने क्या रख दिया? एक चालक रख दिया। तो इस चालक रखने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हुआ? ईएमएफ। ये अपन ने फैराडे का नियम अभी भी डिस्कस किया। फैराडे ने क्या कहा था? एक फ्लक्स के मध्य कोई चालक रखा, तो इस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा, इस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा। वही अपना ट्रांसफार्मर में हुआ। प्राइमरी कॉइल के कारण जो फ्लक्स हुआ, फ्लक्स कैसे उत्पन्न हुआ? जब अपन ने सप्लाई दी, तो जब फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो वो फ्लक्स कहाँ तक पहुंचा? सेकेंडरी तक। और सेकेंडरी में उस फ्लक्स के बीच में अपन ने क्या रख दिया? एक चालक, एक कंडक्टर रख दिया। तो इस कंडक्टर फ्लक्स जब इस कंडक्टर से टकराया, तो इस चालक में, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, और उस ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस हुई? I2। उस ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस हुई? करंट I2। वही इसमें बताया गया है कि फ्लक्स कहलाता है प्राथमिक से गुंठित फ्लक्स, उसमें स्वप्रेरण, यानी प्राइमरी कोइल में जो फ्लक्स है उसके कारण क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस, यानी एक विरोधी विद्युत वाहक बल। यानी देखिए, इसको अपन कुछ इस प्रकार समझें। ये टेक्निकल तो नहीं है, अपन जो समझने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपन इसको समझें कि ह्यूमन बीइंग, आदमी से अगर रिलेट करके समझें, तो देखिए जैसे ही इसमें करंट जाएगा, तो जैसे अपन बात करें कि अ, आदमी के शरीर में जैसे अपन कहें कोई चोट लगे, तो जैसे ही अपन कहें उंगली के पास में उंगली पे चोट लगी, तो अपना सारा शरीर एक्टिव हो जाता है, सारा शरीर एक्टिव होके और उसको एक साथ प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जब इसमें करंट फ्लो हुआ, ये स्टैटिक डिवाइस थी, यानी ये प्राइमरी थी, इसमें करंट फ्लो हुआ, तो इस करंट का विरोध करने के लिए इसमें क्या होगा? एक विद्युत रोधी वाहक बल, यानी काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यानी वो क्या सोचेगा कि ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसीलिए अपने आप को सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्व प्रेरण, इसमें प्रेरण के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? देखिए मैं रिपीट करूं कि यही इसमें होता है। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अगर अपन मान के चलें, कोई इंसान बीमार होता है तो अपना शरीर अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन ये टेक्निकल अपन नहीं बता सकते। अपन अगर ये बात करें कि यहाँ पे प्राइमरी कोइल के अंदर जैसे ही करंट सप्लाई हुआ, करंट सप्लाई के कारण ये सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्व प्रेरण, इस कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। काउंटर ईएमएफ क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। ये स्व प्रेरित होता है, इसके अंदर करंट का फ्लो करेंगे तो होगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डीसी सप्लाई में यह स्व प्रेरण यानी विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो पाता, और इसी कारण से वो कोयल जल जाती है। ट्रांसफॉर्मर डीसी के ऊपर कार्य नहीं कर पाता। एसी और डीसी में अगर ट्रांसफॉर्मर की बेसिक अपन बात करें, तो यही मेन अंतर है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए यहाँ क्या हुआ कि जब अपन ने प्राइमरी कोइल में सप्लाई दी, तो फ्लक्स उसमें स्व प्रेरण से, यानी उसमें उसका जो स्व प्रेरण है, स्वतः का प्रेरण है, सेल्फ इंडक्टेंस है, उसके कारण उसमें एक काउंटर ईएमएफ उत्पन्न हुआ, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। लेकिन डीसी के अंदर ऐसा नहीं हो पाता, और इसी कारण वो डीसी उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाती है।
ये इसका एक मेन कारण है। बैक ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, ई एल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये इसका न्यूमेरिकली अपन बात करें या डेरिवेशन बात करें तो इसका फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, ई एल यानी काउंटर ईएमएफ, ई से डिफाइन कर दिया, एल इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। काउंटर ईएमएफ क्या करता है, उस कुंडली में जो करंट है उसको क्या रखता है, सीमित रखता है, यानी उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अपन रिपीट कर रहे हैं वही कॉपर लॉसेज, यानी आई जितना बढ़ेगा उतना आई स्क्वायर आर लॉसेज क्या होंगे, बढ़ेंगे। उस लॉसेज के कारण हीट बढ़ेगी और हीट के कारण ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाएगा, यानी गर्म होके जल जाएगा। तो विरोधी विद्युत वाहक बल क्या करता है, उस करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फ्लक्स जो है वो प्रतिकाष्ठम यानी रिलेक्टेंस की कोड, यानी कोड के अंदर से होता हुआ, यानी लोहे की जो कास्ट आयरन की बनी हुई कोड है जिसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल लिपटी हुई है, तो वो क्या करेगा, उस कुंडली यानी उसके कोड से होता हुआ द्वितीय कुंडली तक पहुंचेगा और उससे गुंचित होकर उसमें प्रस्व प्रेरण या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। वो कितना होगा, E इज इक्वल टू ई एम इज इक्वल टू एम डी आई ओवर डी टी। देखिए यही फैराडे लॉ है। यहाँ पर ने अपन लेंज का नियम दिखाया नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ई एम इज इक्वल टू एम डी आई ओवर डी टी, यानी जैसे ही प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंचा तो सेकेंडरी चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो कितना हुआ, डी आई ओवर डी टी, एम डी आई ओवर डी टी। प्रेरित कहलाता है। यह विद्युत वाहक बल भार में द्वितीय कुंडली में धारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्राथमिक से द्वितीय कुंडली में ऊर्जा या शक्ति का रूपांतरण विद्युत प्रेरण द्वारा किया जाता है। यानी प्राइमरी में सप्लाई दी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जाके सेकेंडरी कोइल से टकराया, सेकेंडरी कोइल में ईएमएफ उत्पन्न हुआ और उसके कारण करंट उत्पन्न होकर कहां तक पहुंचा, सेकेंडरी कोइल से कनेक्टेड लोड तक, सेकेंडरी कोइल से कनेक्टेड लोड तक। देखिए जिस कोयल में प्राइमरी सेकेंडरी अपन की कोशिश की बात करें, जिस कुंडली में टर्न यानी नंबर ऑफ टर्न यानी तार चालक के घेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस कुंडली में वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी जो रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स यानी कुंडली में चालक के घेरों का होगा, उसी अनुपात में उसी रेशियो में उनमें वोल्टेज भी होगा। जिस कुंडली में घेरों की संख्या यानी वर्त नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे चालक के, उसमें वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी घेरों की संख्या कम होगी उसमें वोल्टेज कम होगा। तो इसको अपन देखिए बात करें, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी दो कोइल्स अपन ने मानी, अपन माने कि प्राइमरी में घेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की अपेक्षा अधिक होगी, तो प्राथमिक में वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा, और द्वितीयक में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अगर सेकेंडरी में वोल्टेज कम है यानी लोड वाली साइड अगर वोल्टेज कम है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और इसके विपरीत अगर अपन बात करें कि प्राइमरी में वोल्टेज कम था और प्राइमरी में घेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे, तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हुए तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर लोड साइड कोइल या सेकेंडरी कोइल साइड सेकेंडरी कोइल का वोल्टेज ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, स्टेप अप। कौन सा कहलाएगा, स्टेप अप। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप, एक ही ट्रांसफॉर्मर को एज ए स्टेप अप भी काम में लिया जा सकता है और स्टेप डाउन भी काम में लिया जा सकता है। देखिए जब कम कम नंबर ऑफ टर्न्स वाली कोयल में अपन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाली में अपन लोड को कनेक्ट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप। उसको अगर अपन अपोजिट कर दें कि अपन बात करें कि लोड वाली साइड यानी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की साइड अपन सप्लाई दे दें और कम नंबर ऑफ टर्न्स यानी सप्लाई वाली साइड में अपन लोड लगा दें, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो फ्लक्स के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी तक वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी तक वोल्टेज और करंट पहुंचा, उस दौरान उसकी आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा।
प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ये पहुंचा, इस कारण कुंडली में आवर्ती एक समान रहेगी या फिर अपन कह सकते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ट्रांसफॉर्मर अपन ने बात की कि उसके दोनों पार्ट कांस्टेंट हैं, यानी कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी मशीन है। देखिए अपन जनरल अगर किसी मशीन की बात करें तो इफिशियंसी दक्षता अपन क्या मान के चलते हैं, 60%, 65%, 70% मैक्सिमम, या कोई अच्छी से अच्छी मशीन है तो 70% से क्रॉस उसकी इफिशियंसी पहुंच पाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी मशीन है जिसकी इफिशियंसी लगभग 99%, 99% तक होती है। कारण ये है कि उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। मूविंग पार्ट नहीं होने की वजह से उसमें जो फ्रैक्शन लॉसेज होते हैं वो नहीं होते, फ्रैक्शन लॉसेज होते हैं वो नहीं होते। देखिए यहाँ डीसी वाली बात अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हल्का सा अपन ब्रीफ वापिस से लें तो फ्लक्स, देखिए जब प्राइमरी में अपन ने क्या किया, फ्लक्स दिया यानी सप्लाई दी, उसके कारण उसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो प्रत्यावर्तन पर निर्भर करता है, यानी उसमें जो प्रत्यावर्तन यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो उत्पन्न हुआ प्राइमरी में, वो प्राथमिक विद्युत वाहक बल में यानी दिया विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती हो, अन्यथा परिणामीतर दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करेगा। अगर प्राइमरी कोयल में सेल्फ इंडक्टेंस उत्पन्न नहीं हुआ दी गई सप्लाई के कारण, तो वो डीसी के ऊपर कार्य नहीं करेगा। दिष्ट धारा प्रत्यय से संयोजित कोड पर प्राथमिक में विरोधी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं हो पाता, और अगर विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो पाया तो आई ज्यादा बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा, जिससे हीट बढ़ेगी, उष्मा प्रभाव बढ़ेगा, और हीट बढ़ने से मेरा ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा। अतः अपन कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ डीसी में उत्पन्न नहीं हो पाता, सेल्फ इंडक्टेंस उत्पन्न नहीं कर पाती कोयल, और उस कारण ट्रांसफॉर्मर डीसी के ऊपर कार्य नहीं कर पाता और ट्रांसफॉर्मर जल जाता है। देखिए फॉर्मूले हैं। प्राइमरी कोयल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, प्राइमरी कोयल में ईएमएफ कितना उत्पन्न हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन अपन कर चुके हैं वैसे पहले सेकंड ईयर में, फिर भी अपन आपको होगे तो आगे इसका दोबारा डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, E1 इज इक्वल टू 4.445 एम। 4.44 इसको सॉल्यूशन के बाद निकल के आया है। 5 एम फ्लक्स है, यानी उस कोयल में मैक्सिमम फ्लक्स कितना है। एफ फ्रीक्वेंसी है, N1 जो है यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कितनी है, उसमें चालक की संख्या कितनी है वो है, और वोल्ट यानी उसके अंदर वोल्टेज है। द्वितीय कुंडली की बात करें अपन तो उसमें होता है E2 इक्वल टू 4.445 एम एफ N2 इंटू वोल्ट, यानी केवल चेंजेस का होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो N1 और N2 की वैल्यू अलग अलग होगी, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज क्या है। फाई जो है कोड में अधिकतम फ्लक्स फाई में है, एफ धारा की आवर्ती हर्ट्ज में है, N1 प्राथमिक कुंडली में वर्तों की संख्या है, N2 द्वितीय कुंडली में वर्तों की संख्या है। देखिए दोनों समीकरण को आपस में अपन कंपेयर करें कि या फिर अपन कहें कि उनका रेशियो रखें, अनुपात में अपन रखें, तो अपन क्या लिखेंगे, E2 अपॉन E1। देखिए बाकी सारी चीजें सेम है दोनों इक्वेशंस के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हैं इस चीज को, यानी देखिए 4.445 एम एफ और वोल्ट, ये दोनों इक्वेशंस में E1 और E2 में सेम है। जब अपन इसका अनुपात रखेंगे, रेशियो रखेंगे, या फिर अपन कहें कि समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पे तो E2 अपॉन E1, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। बाकी सारी चीजें सेम होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगी। दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं, अनुपात में रखो या फिर अपन कहें कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर, तो 4.44 एम एफ और वोल्ट ये तीनों चारों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, और रिमेनिंग जो रहेगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, E2 अपॉन E1, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, N1 अपॉन N2। ये होता है इज इक्वल टू के। इसे जो है रूपांतरण अनुपात कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, कई सारे क्वेश्चंस में काम आता है न्यूमेरिकल्स करने में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में अपन बात करें कि करंट कहाँ है, धारा कहाँ है, तो धारा का मान जो चेंजेस हो रहा है, ये तो अपन बात कर लिया अपन ने। देखिए V और E,
एक समान होते हैं, यानी ये V2 है सेकेंडरी कोयल का वोल्टेज है, ये V1 है प्राइमरी कोयल का वोल्टेज है। तो ये तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, यानी N2 अपॉन N1 के ऊपर। अब अपन बात करें वोल्टेज तो चेंज हो रहा है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग, तो धारा में क्या परिवर्तन होगा? तो धारा में जो परिवर्तन होगा वो विद्युत वाहक बल जो है, यानी ईएमएफ जो है उसके विलोमानुपाती होता है, यानी उसके अपोजिट होगा। जहां पे E2 होगा उसके इक्वल टू अपन मान ले I1 होगा, और E1 होगा वहां पे I2 होगा। तो उससे एक रेशियो यहाँ पे निकल के आया, अपन ने क्या लिखा, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये रूपांतरण का अनुपात है, ध्यान रखिएगा। I हमेशा इसके विपरीत होगा। अगर अपन ने इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार भी लिख दिया कि E1 अपॉन E2, तो ये क्या हो जाएगा I2 अपॉन I1, यानी I जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये N1 N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। V, क्योंकि वोल्टता V1 E1 और V2 E2 के तुल्य होती है, अतः अपन इसको क्या लिख सकते हैं, E2 अपॉन E1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1, यानी V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रूपांतरण अनुपात है, इस समीकरण है, हर जगह सेम रहेगी। V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, रूपांतरण इक्वेशन का आगे अपने काम में आएगी। अपन बात करें ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स कितने हो सकते हैं, तो देखिए अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे अपन बात करें कोड के अनुसार, तो जैसे कंस्ट्रक्शन मान लें अपन इसको, कि कंस्ट्रक्शन कितने प्रकार से ट्रांसफॉर्मर का किया जा सकता है। तो मेन जो दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर बनाए जा सकते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। कोर टाइप और सेल टाइप, यानी कोर के आधार पे दो प्रकार से ट्रांसफॉर्मर बनाए जा सकते हैं, एक कोर टाइप और एक सेल टाइप। एक कोर टाइप और एक सेल टाइप। देखिए यहाँ पे दोनों ट्रांसफॉर्मर्स दिखाए गए हैं डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। देखिए ये कोर थी, लिम्ब जिसे अपन ने बोला, ये सेकेंडरी साइड की लिम्ब है, और ये किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, योग के माध्यम से। किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, योग के माध्यम से। देखिए ये एक अपन बात करें, एक विंडो टाइप की शेप होती है, इसके बीच का जो हिस्सा है, देखिए दो लिम्ब है, दो योग हैं, और इन सबको आपस में कनेक्ट करने के बाद इसके बीच वाले हिस्से को क्या कहा गया है, विंडो। बीच वाले हिस्से को क्या कहा गया है, विंडो। अब देखिए इधर की साइड अपन बात करें प्राइमरी कोयल, इसके ऊपर ये देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे ये और देखने लायक है, हाफ हाफ दोनों साइड कनेक्ट होती है, यानी हाफ एलवी लो वोल्टेज साइड, हाफ लो वोल्टेज साइड अंदर की तरफ, हाफ बाहर की तरफ, हाफ हाई वोल्टेज अंदर की तरफ, हाफ हाफ बाहर की तरफ। इसी प्रकार ये इस कोर के ऊपर यानी सेकेंडरी के ऊपर भी कनेक्टेड रहेंगी। एक इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ये जो लिम्ब है योक है, ये बहुत सारे ब्लेड्स, पतली पतली ब्लेड से मिलके बनाया जाता है, और हमेशा लो वोल्टेज जो कोयल है वो कोर के नजदीक रखी जाएगी। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, चाहे ये एल 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 यानी लो वोल्टेज कोयल, ये हमेशा चाहे अपन प्राइमरी की बात करें चाहे सेकेंडरी की बात करें, हमेशा कोर के नजदीक रखी जाएगी। इसका कारण बहुत सिंपल सा है कि अगर वोल्टेज कम हुआ तो हीटअप कम होगा और उसमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर मैंने यहाँ लो वोल्टेज कोयल ना रख के हाई वोल्टेज कोयल जो है ये वाली कोयल इस कोर के नजदीक रख दी, तो क्या होगा, मेरे को हाई प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, उससे मेरी ट्रांसफॉर्मर की लागत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है हाई वोल्टेज को रख नहीं सकते, अगर अपन ने ऐसा किया तो ट्रांसफॉर्मर की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी वजह से लो वोल्टेज जो कोयल है उसको अपन हमेशा कोर के नजदीक रखते हैं, और हाई वोल्टेज कोयल को कोर से दूर रखते हैं। बीच वाला हिस्सा क्या है, विंडो। ये है कोर टाइप का। सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप में क्या है कि मिड यानी सेंटर लिब के ऊपर कोयले बनी हुई रहती हैं, यानी कुंडलियां जो बनाई जाती हैं केंद्रीय लिब के ऊपर बनाई जाती हैं। ये अपर लिब है, योक है, ये बॉटम योक है, ये लिम्ब है, ये लिम्ब है। तो इस लिम्ब के ऊपर एल एच एल एच
L। इसी प्रकार दूसरा L H। देखिए इस सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को सैंडविच टाइप ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। सैंडविच टाइप ट्रांसफॉर्मर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखिए सैंडविच यानी जो कुंडलियां हैं वो सैंडविच प्रकार से एक दूसरे के ऊपर बंधी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर बंधी हुई हैं। यहाँ भी सेम वही रेशियो है। आप देखिए कोर के नजदीक अपन बात करें तो कोर के नजदीक क्या है? एल है। कोर के नजदीक क्या है? एल है। लो वोल्टेज है। यहाँ भी कोर के नजदीक लो वोल्टेज है और यहाँ भी कोर के नजदीक लो वोल्टेज है। कारण अपन ने बता दिया कि अगर हाई वोल्टेज होगा तो उसमें प्रोटेक्शन की ज्यादा आवश्यकता होगी और उससे मेरी ट्रांसफॉर्मर की लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप और सेल टाइप। सेल टाइप में सेंटर लिम्ब के ऊपर कुंडलियां बनाई जाती हैं और कोर टाइप में बाहरी लिम्ब जो है उसके ऊपर कुंडलियां बनाई जाती हैं। कोर टाइप में सेंटर लिम्ब होती ही नहीं है। यानी फेस कला के अनुसार बात करें तो सिंगल फेस और थ्री फेस दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर अपने पास होते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अनुसार अपन बात करें तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के होते हैं। यानी ऊंचाई और ऊंचाई दो प्रकार के होते हैं। कूलिंग के हिसाब से बात करें यानी ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल डाला जाता है उसके हिसाब से कोई या कूलिंग एयर होती है उसके हिसाब से बात करें तो पांच प्रकार के ट्रांसफार्मर अपन यूज में ले सकते हैं। प्राकृतिक वायु कूलन, वायु झोंका यानी बूस्ट एकदम से एयर को उसमें छोड़ा जाएगा। प्राकृतिक तेल कूलन, ऑयल कूलिंग, वायु झोंका तेल कूलन और वाटर कूलन यानी इन माध्यम से उनको शीतलन पहुंचाई जाती है। तो ये इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं कूलिंग के हिसाब से। अगर सेवा के हिसाब से यानी अपन प्रयोग कर रहे हैं उस हिसाब से बात करें तो दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। कौन कौन से होते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ तो देखिए इसका डिस्कशन नहीं किया गया है। लेकिन पावर ट्रांसफॉर्मर वो है जो ट्रांसमिशन में काम में आता है यानी जनरेटिंग स्टेशन से लेके और जो सब डिवीजन तक यानी डिस्ट्रीब्यूशन से जस्ट पहले तक जो है वो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है। पावर ट्रांसफॉर्मर के ऊपर चौबीसों घंटे लोड रहता है तो उसको बनाया इस हिसाब से जाता है कि उसमें कोर लॉसेज कम हो, सॉरी कॉपर लॉसेज मिनिमम हो, कॉपर लॉसेज मिनिमम हो। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर देखिए अपन बात करें कि जनरेट उसमें एनर्जी तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें भी रहेगी लेकिन उसमें लोड वेरी होता रहता है। इसमें पावर ट्रांसफॉर्मर लोड कांस्टेंट रहता है 24/7। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर उसमें लोड वेरी रहता है यानी 24 आवर्स की भी अपन अगर बात करें लोड वेरी होता रहेगा। जैसे यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो अपने घरों तक सप्लाई पहुंचाते हैं। तो मॉर्निंग में हो सकता है लोड ज्यादा हो और दोपहर में कम हो जाएगा फिर शाम को लोड फिर से बढ़ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉसेज को मिनिमम रखा जाता है और कॉपर लॉसेज उसमें हाई होते हैं। उपकेंद्रीय के हिसाब से बात करें तो अंदरूनी और बाहरी दो प्रकार के हो सकते हैं, इंडोर और आउटडोर। देखिए यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को दिखाया गया है, कंस्ट्रक्शन बताया गया है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर देखिए यहाँ से अगर अपन समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ए बी सी ये तीन फेस लिए गए हैं। अपन चाहें तो यहाँ पे आर वाई बी तीनों फेस लिख सकते हैं। अपन ने ए बी सी से यहाँ नोट किया है। आर वाई बी जो रेड येलो ब्लू स्टैंडर्ड है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत मानक के अनुसार वहां अपन यहाँ आर वाई बी लिख सकते हैं। अपन ने एबीसी से मेंशन किया है। देखिए यानी ए कोयल एक फेस के लिए, बी कोयल दूसरे फेस के लिए और सी कोयल तीसरे फेस के लिए और यहाँ पे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। इसी प्रकार देखिए दो पर थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर स्टार और डेल्टा दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, स्टार में और डेल्टा में। यानी यहाँ पे हो गया। अब इसको आगे ये प्राइमरी कोयल है, इसी प्रकार से हम इसमें कौन सी बन जाएगी? सेकेंडरी कोयल भी बन जाएगी। वो तीन फेस बनेंगे। अब इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा? स्टार से किया जाएगा, डेल्टा से किया जाएगा, वो माध्यम है। देखिए यहाँ पे थ्री फेस है, एक फेस के लिए, दो फेस के लिए, वो तीसरे फेस के लिए। वही यहाँ पे सेम है, एक दो तीन। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पे लैब्स के तौर पे डायग्राम के हिसाब से दिखाया गया है। प्राइमरी पी यहाँ पे है प्राइमरी कोयल, उसके बाद है सेकेंडरी कोयल, एक कोयल एक एक फेस की, पहले फेस की।
उसके बाद दूसरे फेज की प्राइमरी कोयल और दूसरे फेज की सेकेंडरी कोयल। वो अपन बात कर चुके हैं कि देखिए पहले लो वोल्टेज साइड रखी जाती है, उसके बाद हाई वोल्टेज साइड रखी जाती है। ये डिपेंड करेगा कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है स्टेप डाउन है, उसके हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी रखी जाएगी। तो ये अगर अपन यहाँ इस ट्रांसफॉर्मर को मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी कोयल में वोल्टेज कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है, तो पी एस प्राइमरी और सेकेंडरी, पी एस प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी, तीनों फेसों के हिसाब से डायग्राम दिखाए गए हैं। थ्री फेस फोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के डायग्राम्स हैं। मैं यहाँ फिर से डिस्कस करके बताऊं कि ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है जहाँ पे सप्लाई दी गई है, यानी तीन फेज थे, तीनों में एक दो और तीन, तीनों में सप्लाई दी गई। या इसका सेकंड ही पार्ट जो है, यानी यहाँ पे इसको स्टार या डेल्टा से कनेक्ट करके सेम इसी प्रकार इसका अगला हिस्सा यानी सेकेंडरी कोइल का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं ट्रांसफॉर्मर की अपन बात करें तो कोर या कुंडलन। कोड अपन जानते हैं कि कोर टाइप और सेल टाइप की जो प्रचलित कोड होते हैं उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को सैंडविच टाइप ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोइल्स जो रहती हैं एक दूसरे के ओवरलैप्ड रहती हैं। टैंक होता है, टैंक अपन जानते हैं कि कूलिंग के लिए या फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टैंक बनाया जाता है जो ट्रांसफॉर्मर की दोनों कोइल्स को कवर करके रखता है। तो उसमें अगर अपन कूलिंग ऑयल डाल दें तो ऑयल जो कूलिंग ऑयल रहता है वो क्या रहता है, आइसोलेट करता है दोनों कोइल्स को, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालक, विद्युत का चालक नहीं होता, वो कुचालक होता है। तो कूलिंग का कार्य भी करता है और दोनों कोइल्स को आपस में क्या करता है, आइसोलेट भी रखता है। संरक्षक जो है कंजर्वेटर टैंक होता है। अगर अपन ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो अपने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर की साइड एक छोटा सा बॉक्स अपन को दिखेगा, वो बॉक्स जो रहता है उसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। वो क्या कार्य करता है, जब देखिए ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक में जब ऑयल गर्म हुआ यानी हीटअप हुआ, तो वो ऑयल हीटअप होके कहाँ चला गया, ऊपर कंजर्वेटर टैंक में चला गया, वहां ठंडा हुआ और उसके बाद अपने मेन टैंक में वापस आ गया। यानी ये क्या कार्य करता है, ऑयल को ठंडा करने का कार्य करता है कंजर्वेटर। गर्म होके ऊपर चला जाता है ऑयल, तो उसको ठंडा करके भी नीचे वापस फिर से नीचे भेज देता है। ब्रेथ श्वसक जो है वो मेन, देखिए ये बड़े यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करना है, डायग्राम नहीं है अपने पास। ट्रांसफॉर्मर के नीचे की साइड होता है उसको कलर से डिपेंड करते हैं, यानी बाहर का जो मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है, उसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं जाने देता। ये काम इसका मेन रहता है, यानी उसको वहीं जो एयर उसके अंदर जा रही है लेकिन उसका मॉइस्चर जो रहता है वो उसको वहीं क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, प्रेरणामित्र का तेल होता है, उसका देखिए विद्युत रोधन तथा शीतलन का कार्य रहता है। कुछ अन्य वाल और सूचक गेज वगैरह भी होते हैं। परिणामित्र की कोड में निम्न भाग होते हैं, जो पूरी कोड बनी हुई रहती है उसमें लिंब और योक दो होते हैं। जैसे लिंब और योक को अपन ने बनाया तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, विंडो, वो क्या